हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता था 2016 में हुए रियो डी जेनेरो समर ओलंपिक्स में करीबन 4,50,000 कॉन्डम्स एथलीट्स को सेफ सेक्स करने के लिए प्रोवाइड किए गए थे। बट इसके पीछे आखिर वजह क्या थी? और एक मिनट, माइक टायसन जो एक फॉर्मर अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर है, उन्होंने गेम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 5 सालों तक सेक्स नहीं किया था। But you abstained from sex for something like 5 years, was that true? Yeah, because I'm an idiot. क्या सेक्स एथलीट्स के परफॉर्मेंस पे कुछ असर डालता है? वेल, इसका जवाब जानने से पहले एक और एक फैक्ट सुनो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने मून पर सबसे पहला कदम रखा था, उनके स्पेस सूट का वजन 80 किलो था। तो क्या होगा अगर एक इंसान बिना भारी भरकम स्पेस सूट के मून पर जाए? तो क्या हम स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशन से बच पाएंगे? वैसे एक्सट्रीम से याद आया, लावा का टेम्परेचर 1250 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और ओएम्याकॉन, जो नॉर्थ पोल की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, वहां का टेम्परेचर -67.7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो क्या होगा जब ऐसा उबलता हुआ लावा और जमा देने वाली बर्फ का मिलन हो? वेल, इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे आज के आस्क जीएसएफ के एपिसोड में। सो लेट अस गेट ऑन। सबसे पहला सवाल, डज सेक्स अफेक्ट एथलेटिक परफॉर्मेंस? एथलीट मोहम्मद अली, जो एक अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर है, वो किसी भी फ्लाइट से 6 वीक पहले तक कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते हैं। पर ऐसा क्यों? कहां से आई ये सोच? वेल, इस सवाल के जवाब पर डेविड बिशप, जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज के रिसर्च लीडर है, उनका ये कहना है कि ये आइडिया एंशिएंट ग्रीक और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है ना कि हमारे बॉडी में पैदा होने वाला टेस्टोस्टेरॉन हमारे एग्रेशन और सेक्सुअल डिजायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर जैसे ही इजैकुलेशन होता है, इस टेस्टोस्टेरॉन का परसेंटेज ड्रॉप हो जाता है। और एथलीट्स ये मानते हैं कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन कई स्पोर्ट्स में जरूरी है, और इसीलिए वो गेम से पहले कोई भी सेक्सुअल इंटरेक्शन नहीं करते। पर क्या ये बिलीफ सच में वर्क करता है? ये बिलीफ एक्चुअली में बस एक बिलीफ है, और साइंटिफिकली देखा जाए तो इसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है। हमारा मॉडर्न साइंस इन ट्रेडिशनल बिलीफ्स को सिर्फ एक मिथ मानता है। साल 2000 में जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड फिजिकल फिटनेस में पब्लिश किए हुए एक स्टडी में उन्होंने 23 से 33 इयर्स के 8 एथलीट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एथलीट्स को गेम से 24 आवर्स पहले तक किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी से रिस्ट्रेन करने के लिए कहा, और 4 एथलीट्स को गेम से 2 आवर्स पहले तक सेक्सुअल एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए कहा। उस स्टडी के रिजल्ट में उन्हें यह पता चला कि वो एथलीट्स जिन्होंने गेम से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी में हिस्सा लिया था, उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का परसेंटेज ज्यादा था। इसका मतलब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल सेक्स के बाद बढ़ जाता है। यहाँ तक कि सेक्सोलॉजिस्ट का ये तक कहना है कि अगर आप 3 मंथ्स तक सेक्स नहीं करते तो आपके टेस्टोस्टेरॉन का लेवल 3 से 4 साल के बच्चे के टेस्टोस्टेरॉन जितना कम हो जाता है। तो अगर इसे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सेक्स से हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है, पर्टिकुलरली उन स्पोर्ट्स में जिसमें हमें एग्रेशन की जरूरत होती है, जैसे स्पीड स्केटिंग या फिर हॉकी। पर आप बोलोगे कि सेक्स तो एक टायरिंग एक्टिविटी है, तो उसमें एनर्जी बूस्ट कैसे होती है भाई? इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के मेडिकल सेक्सोलॉजी के प्रोफेसर इमैनुअल जेनिनी कहते हैं कि एवरेज सेक्स सेशन में 50 से 60 कैलोरीज बर्न होते हैं, जो कि कुछ मंजिलें सीढ़ियां चढ़ने जितना ही होता है। तो सेक्स टायरिंग तो नहीं है, पर फिर भी स्टडीज के अनुसार सेक्स स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस या फिर कोई दूसरे फिटनेस वेरिएबल्स में ज्यादा फर्क नहीं लाता। पर अगर इसको एक साइकोलॉजिकल वे में देखा जाए तो सेक्स एथलीट्स के कई वे में हेल्प करता है। ऐसे रिलैक्सेशन और कंसंट्रेशन के लिए एथलीट्स को अच्छी नींद और आराम जरूरी होता है, और सेक्सुअल रिलीज हमें वो आराम प्रोवाइड करता है। रिसर्चर्स के स्टडी अनुसार ऑर्गेज्म जितना इंटेंस होगा, उतना ह्यूमन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा, जिससे एंजाइटी कम होती है। उसी तरह से इंटेंस सेक्स एथलीट्स के अलर्टनेस और फोकस को भी इंक्रीज करता है, और इसी कारण परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए एथलीट्स में सेक्स करना आम बात है। चलो, बहुत हो गई स्पोर्ट्स की बातें। सो भाई लोग, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग और स्पेशल न्यूज लेकर आया हूं। जैसे आपको पता है, कन्वे एक यूट्यूब चैनल विद मोर देन 16 लाख सब्सक्राइबर्स फाइनेंस स्पेस को रूल कर रहा है और काफी वर्क कर रहा है टुवर्ड्स द गोल ऑफ मेकिंग इंडियंस फाइनेंशियली अवेयर। अब कन्वे ने एक सुपर कूल शॉर्ट न्यूज ऐप स्टॉक मार्केट, बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के लिए बनाया है। आपको रियल टाइम अपडेट्स इन 5 सिंपल बुलेट पॉइंट्स मिलेगा, जो आप 11 सेकंड्स में रीड कर सकते हो। सो अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हो या फिर एक स्टॉक मार्केट फैनेटिक हो, तो ये
ऐप बस आप ही के लिए है। एक बहुत ही सिंपल और यूजफुल प्लेटफॉर्म टू कीप यू अपडेटेड विद ऑल द फाइनेंशियल न्यूज टू हेल्प यू मेक बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैं पर्सनली भी इस ऐप को यूज करता हूं हर रोज खुद को अवेयर करने के लिए, वो सारी फाइनेंशियल अवेयरनेस गेन करने के लिए इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एंड इट्स सिंपल एंड अट्रैक्टिव इंटरफेस मेक्स यू गो ऑन एंड ऑन रीडिंग। सो अभी डाउनलोड करो इस अमेजिंग ऐप को और सारे फाइनेंस अपडेट्स अपने फिंगर टिप्स पर पाओ। बस इतना ही नहीं, Convey has come with a special offer in which you can avail 300 rupees worth of Convey coupons by opening a free Demat account in just 10 minutes. Yes, free Demat account from the link in the description form. Offer का अमाउंट सीधा क्रेडिट किया जाएगा डायरेक्टली आपके अकाउंट में Convey द्वारा. So link is in the description. So hurry, offer is valid only till 7th December. For any queries, write to services@convey.in. अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, जो है Why is there light on Earth but not in space? अब इस सवाल का जवाब हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला, हाउ देयर इज लाइट ऑन अर्थ, एंड दूसरा, व्हाई देयर इज नो लाइट इन स्पेस। तो चलो फिर इन दोनों सवाल के जवाब को साइमल्टेनियसली देखते हैं ना। 1870 में इंग्लिश साइंटिस्ट लॉर्ड रेली ने व्हाई अर्थ स्काई इज ब्लू इस सवाल पे आंसर में एक थियरी बताई थी। उस थियरी के अनुसार सन की लाइट शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन और येलो, और लॉन्ग वेवलेंथ मतलब कि रेड, ऑरेंज, इनविजिबल कलर्स में एमिट होती है। अब जैसे ही ये लाइट किसी मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो फिर वो मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है या फिर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे लाइट स्कैटर हो जाती है। अब हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर एयर, डस्ट, मॉलिक्यूल्स और वाटर ड्रॉपलेट से भरा हुआ है। तो जैसे ये सनलाइट डस्ट या वाटर ड्रॉपलेट जैसी किसी बड़े पार्टिकल्स पे पड़ती है, वो पार्टिकल्स लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं। जब ये सनलाइट नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है, ये मॉलिक्यूल्स कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी लाइट को एमिट करते हैं। पर इन मॉलिक्यूल से एमिट होने वाली लाइट शॉर्ट वेवलेंथ की होती है और शॉर्ट वेवलेंथ में आते हैं ब्लू और वायलेट वाले शेड्स। हेंस स्काई हमें ब्लू नजर आती है। इसी तरह रेड लाइट की वजह से सनसेट और सनराइज के टाइम हमें रेड, ऑरेंज शेड नजर आते हैं। अब इसी का उल्टा साइड देख लो, रात में हम सन के ऑपोजिट साइड में होते हैं, जिससे सन की लाइट ना होने के कारण अर्थ पर अंधेरा होता है। पर अगर आप मून पर जाते हो तो कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से मून पर चाहे दिन हो या रात हमेशा अंधेरा ही रहता है। यस, मून पर अंधेरा होता है, इवन अगर आप सूरज वाले साइड में ही क्यों ना हो। सेम स्टोरी हमारे स्पेस की है। स्पेस एक वैक्यूम है, वहां पर कोई पार्टिकल या मॉलिक्यूल नहीं है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो सके, और ना कोई एनवायरनमेंट है जिससे लाइट स्पेस में कंटेन हो सके। इसी वजह से सन की लाइट डिस्पर्स ना होकर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और इसीलिए हमारा सन कितना भी शाइन क्यों ना कर रहा हो, स्पेस एक ब्लैक वॉइड की तरह दिखाई देता है। बट आई नो हमारे गैलेक्सी में सन के अलावा इन्फिनिट स्टार्स है, पर यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं, जिससे स्टार्स की लाइट स्पेस में ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती। उसी के वजह से स्पेस डार्क रहता है। अब हम लोग मून की बात चली रही है तो आते हैं हमारे मून के सवाल पर, जो है व्हाट इफ यू स्पेंड 30 सेकंड्स ऑन द मून विदाउट अ स्पेस सूट। इस सवाल का जवाब स्पेनिश मिलिट्री इंजीनियर और फिजिसिस्ट एमिलियो हेरेरा, जिन्होंने पहला स्पेस सूट बनाया था, उनके स्टडी पे डिपेंड है। तो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होंगे अगर हम बिना स्पेस सूट के मून पर जाए तो। पहला, आप एक गुब्बारे की तरफ फूल जाओगे, क्योंकि हमारे मून पर ऑलमोस्ट कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर मून और अर्थ के एटमॉस्फेयर को कंपेयर किया जाए तो मून के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अर्थ के एक्सोस्फीयर जितनी होती है, मतलब अबाउट 10⁷ पार्टिकल्स बाय सेंटीमीटर क्यूब, जिससे मून पर जो सबसे बड़ा खतरा होता है ना, वो है ऑक्सीजन की कमी और एब्यूलिज्म का। अब ये एब्यूलिज्म क्या होता है? वेल, एब्यूलिज्म मतलब एम्बिएंट प्रेशर की वजह से हमारे बॉडी फ्लूइड्स में बबल्स का फॉर्म होना। हमारे स्पेस के कम वैक्यूम प्रेशर की वजह से हमारे बॉडी फ्लूइड्स का बॉइलिंग टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। उसके कारण आपके पूरे बॉडी में फ्लूइड बबल्स फॉर्म कर लेंगे, और इस लो प्रेशर की वजह से जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है ना, वैसे ही आप अपने साइज से दुगुने स्वेल हो जाओगे। पर यहां पर आएगा एक ट्विस्ट, आप गुब्बारे की तरफ फूटोगे नहीं, क्योंकि ह्यूमन स्किन बहुत ही स्ट्रेची और इलास्टिक होती है, तो उसकी इलास्टिसिटी हमें बर्स्ट होने से बचा लेगी। पर आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स जैसे वेन्स, हार्ट्स, ब्रेन बबल्स के कारण बर्स्ट हो जाएंगे। दूसरा इफेक्ट, बेहोश हो जाना। जैसे हमने पहले कहा था कि मून पर सबसे बड़ा खतरा होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन का, तो मून पर 15 सेकंड के बाद आपकी बॉडी उसमें स्टोर किया हुआ सारा ऑक्सीजन यूज कर लेगी, और फिर हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण आप अनकॉन्शियस हो जाओगे। अब आप बोलोगे कि हम तो अपनी ब्रेथ 1 से 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, राइट? नहीं,
क्योंकि आउटसाइड प्रेशर के कारण स्पेस की सिचुएशन अर्थ से काफी डिफरेंट होती है। हमारे अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ह्यूमन बॉडी प्रेशर सेम होता है, जिससे हम अर्थ पर आराम से इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। पर अगर आपने स्पेस में अपनी ब्रेथ होल्ड की तो हमारे लंग्स की बची हुई एयर एक्सपैंड हो जाएगी, जिससे हमारे लंग्स रप्चर हो सकते हैं। तो मून पर ब्रेथ को होल्ड करना ये ऑप्शन है ही नहीं। तीसरा इफेक्ट, सनबर्न। मून पर ओजोन लेयर नहीं है जो आपको सन के यूवी रेस से बचा पाए, तो उन रेस के डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण आपको सनबर्न हो सकता है। ये यूवी रेस और हाई एनर्जी फोटॉन्स मतलब गामा रेस आपके डीएनए में म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं, जिससे अगर आप मरने से बच गए तो फिर भी कैंसर से नहीं बच पाओगे। तो अगर सब एकदम आसान भाषा में मैं समझाऊं तो बिना स्पेस सूट के मून पे जाने पर प्रेशर से आप फूल जाओगे, यूवी रेस से आपको सनबर्न और कैंसर हो जाएगा और आप ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो जाओगे और आखिर में आपके लंग्स भी फट सकते हैं। पर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप वहां पर एटलीस्ट 1 मिनट तक तो जिंदा रह पाओगे। चलिए आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर, जो है व्हाट हैपेंस व्हेन लावा मीट्स आइस। इस सवाल को सुनते ही आपको लगा होगा कि लावा आइस के कांटेक्ट में आते ही एक बड़ा सा धमाका हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल में जब उबलता हुआ लावा ठंडे आइस से मिलता है ना, तो वो आइस के ऊपर फ्लोट होने लगता है। यस सर, फ्लोट। लेकिन कैसे? चलिए इसको थोड़ा साइंटिफिक वे से देखते हैं। सायराक्यूज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बॉब वाइसॉकी और जेफ कार्सन, उन्होंने कुछ रिसर्चर्स के साथ लावा और आइस पे एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 300 किलोग्राम मोल्टन लावा एक बड़े से आइस क्यूब पर डाल दिया। अब लावा आइस के कांटेक्ट में आते ही ना वहां पर कोई एक्सप्लोजन हुआ, ना पूरी बर्फ पिघल गई, बल्कि वहां पर लावा ने कुछ स्ट्रेंज सा दिखने वाला एक बबल फॉर्म ले लिया। ये बबल्स स्टार्टिंग में लावा के कलर के थे, पर जल्दी ही वो ब्लैक कलर में टर्न हो गए। जब इस चीज के बारे में उनसे पूछा गया था, तब उन्होंने कहा कि लावा का टेम्परेचर इतना हाई था कि आइस के कांटेक्ट में आते ही उसने आइस को डायरेक्टली सॉलिड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर लिया, और यही वेपर एस्केप करते समय लावा में बबल्स फॉर्म कर रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि लावा उबल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में एक और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सामने आया, जो है लावा आइस के कांटेक्ट में आते ही उसके सरफेस पर फ्लो होने लगता है। वो कैसे, बताता हूं। ये सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्मेशन से होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लावा आइस के कांटेक्ट में आते ही उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब कुछ वेपर्स बबल्स फॉर्म करके लावा से निकल जाती है, पर जो वेपर्स नहीं निकल पाती वो आइस के सरफेस पर स्टीम का एक ब्लैंकेट फॉर्म कर लेती है। ये लेयर लावा और आइस के फ्रिक्शनल फोर्स को मिनिमाइज कर देता है, जिससे लावा आइस को पिघलाना छोड़ के उस पे फ्लोट होने लगती है, और फिर थोड़ी देर बाद लावा कूल होके इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाती है एंड डन। इंटरेस्टिंग राइट? भाई लोग, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब मेरा आपके लिए एक सवाल है, क्या लावा ड्राई आइस पर भी सेम वे में ऐसे ही असर करेगा? वेल, आपको क्या लगता है? जो भी आपका जवाब है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, आज के वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो एंड जॉइन द क्यूरियोसिटी वैगन। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!